क्या आपने अपने रीडिंग के लिए सैंपलिंग कर लिए चैप्टर्स के? वॉट एवर इट इज, राइट। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडिट सैंपलिंग चैप्टर 7 SF 530। होपफुली आपने प्रीवियस जो रिवीजन सेशन था, राइट, चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर SF 520, वो आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है, राइट, तो आप अभी जाकर वो देख लीजिए, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑडिट सैंपलिंग चैप्टर 7, ये भी कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है। इसमें से भी 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस है। जनरली 2 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट एंड 3 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, कई बार ये करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पूछते, ऐसा भी होता है। इसलिए जनरली इसमें से 3 to 5 मार्क्स का आने का चांसेस है। कंपैरेटिवली ये छोटा चैप्टर है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है, पर हम अच्छे से समझेंगे तो फटाफट हो जाएगा। ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग। चलिए सैंपलिंग वैसे आपने पढ़ा ही होगा कि मतलब हम 100% चेक नहीं करेंगे, उसमें से कुछ पार्ट, कुछ चीजें चेक करेंगे, मतलब लेस देन 100% है जिसे हम सैंपलिंग कहेंगे, राइट। तो यहाँ पर ऑडिट भी हम 100% नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस है, हमें कोई एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करके देना है। और 100% ऑडिट करने से भी हमें जो इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए वो तो नहीं मिलता है। इसीलिए एडवाइस किया गया है कि आप सैंपलिंग बेसिस पर ऑडिट करें, तो भी आपको जो आपको रिजनेबल एश्योरेंस लेना है ऑडिटर को वो मिल जाएगा, राइट। इसीलिए सैंपलिंग किया जाता है। और जब भी आप सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर ऑडिटर सैंपलिंग कर रहा है तो उसे SF 530 फॉलो करना रहेगा, राइट। उसी के ऊपर ये चैप्टर है, कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सैंपलिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है वो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार रीड करके हम फटाफट समझ लेंगे। आपको फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको लर्न बाय हार्ट नहीं करना है, बट एक बार समझना है ताकि इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप डर ना जाए, राइट। चलिए फटाफट करते हैं। नो conscious effort on human society is divested of economic consideration and auditing is no exception। मतलब सारे ह्यूमन सोसाइटी में जो भी चीजें होती है वो जनरली इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से ही होती है, उसी के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, राइट। और ऑडिट भी उसका एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट ट्रेडिशनल अप्रोच to audit is economically wasteful because all the efforts are directed to check all transaction without any exception। जनरली ट्रेडिशनली क्या किया जाता था, सारे ही ट्रांजेक्शंस को चेक किया जाता था, किसी को भी एक्सेप्शन कोई भी नहीं था, 100% सब कुछ वेरीफाई किया जाता था, राइट। पहले ऐसा किया जाता था। This invariably leads to more emphasis on routine checking, which often is not necessary in view of the time and the cost involved। रूटीन चेकिंग मतलब वाउचिंग वगैरह, मतलब सेल्स के बिल, परचेस के बिल, असेट्स जो भी है सब कुछ 100% चेक करना, राइट, वो जनरली वेस्टफुल है क्योंकि इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट बेनिफिट नहीं मिलता है हमें। With the shift in favor of formal internal controls in the management of affairs of organizations, the possibilities of routine errors and frauds have greatly diminished। That is, the internal controls as designed by the management are for the very purpose of prevention, detection and correction of frauds and errors। अब इंटरनल कंट्रोल्स है उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस किया जाता है, इसलिए मैनेजमेंट खुद इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द फ्रॉड्स एंड एरर्स, राइट। इसीलिए हमें 100% चेक करने की जरूरत नहीं है, रादर वी शुड फोकस ऑन इंटरनल controls। Thus, the auditors often find extensive routine checking as nothing more than a ritual because it seldom reveals anything material, राइट। अब जनरली जो रूटीन चेकिंग है, वाउचिंग वगैरह है, वो जस्ट रिचुअल्स के हिसाब से कस्टम है इसलिए किया जाता है, पर उसमें से कुछ भी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज हमें नहीं मिलती, जो मटेरियल हो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। Now the approach to audit and the extent of checking are undergoing a progressive change in favor of more attention towards the question of principles and controls with curtailment of non-consequential routine checking। अब principles and controls पर ज्यादा फोकस किया जाता है rather than routine checking। ये बराबर है कि नहीं, कंट्रोल्स अच्छे है कि नहीं, वो सब कुछ देखा जाता है, उसके ऊपर रिलाई करके हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर वगैरह करते हैं। By routine checking, we traditionally think of extensive checking and vouching of all the entries, disregarding the concept of materiality। हम ट्रेडिशनली सब कुछ करते हैं, कोई भी सब कुछ मटीरियल, मतलब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके हम सब कुछ चेक करते हैं, जो एडवाइजेबल नहीं है। The extent of the checking to be undertaken is primarily matter of judgment of auditor। There is nothing statutorily stated anywhere which specify what works is to be done, how it is to be done, and to what extent it has to be done।
ये कितना सैंपलिंग करना, कैसे करना, वो सब कुछ वैसे तो ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है। ऑडिट करना या ना करना, कितना एक्सटेंड तक चेक करना, वो सब कुछ ऑडिटर के ऊपर डिपेंडेबल है, वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। It is also not obligatory that the auditor must adopt the sampling technique. What he is to do as an auditor is to express his opinion on the financial statement and become bound by that. मतलब उसे ऑडिट करना है और रीजनेबल एश्योरेंस लेकर उसे ओपिनियन देना है, वो उसका काम है। वो किस तरह से करेंगे, सैंपलिंग टेक्निक किस तरह से होगी, वो कोई कंपलसरी नहीं है, राइट, वो उसके ऊपर है। हाँ, अगर वो सैंपलिंग करेगा तो SF 530 फॉलो करना रहेगा, बट सैंपलिंग करना कंपलसरी नहीं है। To ensure good and reasonable standard to work, we should adopt standards and techniques that can lead him to informed professional opinion. On consideration of this fact, it can be said that it is in the interest of the auditor that if he decides to form his opinion on the basis of part checking, that is sampling, he should adopt standards and techniques which are widely followed and which have a recognized basis. Right? समझ में आ रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया? Since statistical theory of sampling is based on a scientific law, it can be relied upon to a greater extent than any arbitrary technique which lacks in basis and acceptability. This enables the auditor to make conclusions and express fair opinion without having to check all of the items within the financial statement. Generally statistical sampling को prefer किया जाता है क्योंकि वो साइंटिफिक लॉ के बेसिस पर है, तो उसमें कोई भी अजम्पशन या फिर काइंड ऑफ बायसनेस नहीं होगी, कोई भी आर्बिट्ररी। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में वो प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर, बायस्ड बेसिस पर हो सकती है, तो उससे बेटर है कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग किया जाए, राइट। ये इंट्रोडक्शन था, ये आपको फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है, पर अभी आपने समझ लिया होना चाहिए क्योंकि इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट MCQ और रेयरली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से एक बार डिस्क्रिप्टिव पूछा हुआ है। Meaning of audit sampling. According to SF 530, audit sampling refers to the application of audit procedures to less than 100% of items within a population relevant under the audit, such that all sampling units, that is, all the items in the population, have an equal chance of selection. पॉपुलेशन जितनी भी है उसमें से कुछ चीजें ही लेस देन 100% हम चेक करेंगे, उसे सैंपलिंग कहा जाएगा। बट सैंपलिंग यूनिट मतलब पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स है, जितनी भी आइटम्स है, वो सभी सैंपलिंग यूनिट कही जाएगी। उसमें से सभी को इक्वल चांस मिलेगा टू बी सिलेक्टेड। This is to ensure that the items selected represent the entire population, which enables the auditor to draw conclusion and express his opinion based on predetermined objective. उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए वो पॉपुलेशन में से सैंपल्स निकालेंगे और उसके ऊपर प्रोसीजर्स करेंगे और अपने कंक्लूजन पर आएंगे और ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। The objective of the auditor when using audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected. Simple. Scope of SF 530. SF 530 becomes applicable when the auditor has decided to use audit sampling in performing audit procedure. मतलब ये SF 530 कब एप्लीकेबल होगा? जब ऑडिट सैंपलिंग किया जाएगा तभी एप्लीकेबल होगा। जब ऑडिटर वांट्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स यूजिंग सैंपलिंग, तभी SF 530 एप्लीकेबल होगा। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। ये ऊपर का जो है ये भी अपना रीड करे तो चलेगा फिर से। This standard deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, performing test of controls and test of details, and evaluating the results from the sample. ये जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो ऑडिट सैंपलिंग है, वो दो तरीके से हो पाएगी, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। और वो सब कुछ कहां पर होगा? डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग द ऑडिट सैंपल्स, परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स दोनों में ही सैंपलिंग पॉसिबल है, और उसके ऊपर से जो रिजल्ट आए उसे इवेल्युएट करने के लिए होगा। SF 500 audit evidence deals with the auditor's responsibility to design and perform audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base the audit opinion. ये हमने SF 500 चैप्टर 3 के पार्ट 1 में समझा था, राइट। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं, उसके लिए हम ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे और उसके बेसिस पर हम अपने ओपिनियन पर आएंगे। SF 500 lays down the means available to the auditor for selecting the items for testing. One of those is audit sampling. Hence SF 530 कॉम्प्लीमेंट SF 500। तो SF 500 है, राइट, उसके लिए हम एक क्या काम कर सकते हैं? ऑडिट सैंपलिंग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई SF 500 ऑडिट एविडेंसेस लेना, राइट, वो कंपलसरी होगा। बट उसके लिए आप अगर ऑडिट सैंपलिंग कर रहे हैं तो SF 530 भी आपको कंपलसरी होगा, वो कॉम्प्लीमेंट करेगा,
समझ में आ रहा है? ये चीजें भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह बन सकता है। चलिए, ये सैंपलिंग समझने के लिए पहले समझते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन रिफर्स टू द entire set of data from which a sample is selected and about which the auditor wishes to draw conclusion। पॉपुलेशन है वो पूरा ही डेटा बनेगा, वो डेटा जिसमें से सैंपल्स हमें ड्रॉ करने हैं और उसके ऊपर हमें कंक्लूजन लेकर आना है, राइट? जिसके लिए हमें कंक्लूजन देना है वो पूरा ही डेटा पॉपुलेशन बनेगा। The auditor should select the sample items in such a way that the sample can be expected to be representative to the population। सैंपल्स ऐसे होने चाहिए कि वो पूरे ही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर पूरे ही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते होंगे तो उसके ऊपर से जो कंक्लूजन पर हम आए होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। हम पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अगर ओपिनियन देंगे तो वो बेटर नहीं होगा, ऑडिट रिस्क बढ़ सकता है, हमारा जो ओपिनियन है वो गलत हो सकता है। हम सैंपलिंग कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम जितने सैंपल सिलेक्ट किए हैं उसी के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं। हमें ओपिनियन तो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देना है, बट ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ टाइम, कॉस्ट, बेनिफिट एटसेट्रा, उस वजह से हम ऑडिट सैंपलिंग करते हैं, राइट? तो ऑडिट सैंपलिंग करेंगे, बट जो हमारा कंक्लूजन है वो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है, इसीलिए जो सैंपल्स है वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन होने चाहिए, बाकी कुछ खास यूजफुल नहीं होंगे, वो रिस्क बढ़ जाएगा उस वजह से। This requires that all items in the population have an opportunity of being selected। मतलब सभी आइटम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, राइट? ये करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, पर ये बहुत बार रिपीट होगा, राइट? तो अच्छे से याद रखिएगा, इसके पूछने के चांसेस है। चलिए, अब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एप्रोप्रिएटनेस, रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस, राइट? चलिए देखते हैं। Appropriateness, the auditor will need to determine that the population from which the sample is drawn is appropriate for the specific audit objective। वो हमारे स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए जो पॉपुलेशन है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। Appropriateness means population from which samples are drawn shall be relevant for the specific objective under audit। This is because when the sample are drawn, the audit procedure are applied on the sample and the conclusion are projected on the population। तो हमारा जो पर्पस है उसके लिए वो रिलेवेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो ही वो अप्रोप्रिएट कहलाई जाएगी, और हमें तो जो हमारा ओपिनियन पर आना है उसके ऊपर हम पहुंच पाएंगे। It is important for the auditor to ensure that the population is appropriate to the objective of the audit procedure, which will include consideration of the direction of test। Simple। चलिए, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब ये जो अप्रोप्रिएटनेस है ना, हमने ऑलरेडी ऐसे 500 में कवर अप की थी, उसमें जो रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी के बारे में था। तो जो रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी में जो रिलेवेंस वाला पोर्शन था उसके लिए एग्जांपल दिया गया था, ये वही एग्जांपल है। ओवरस्टेटमेंट या फिर अंडरस्टेटमेंट ऑफ, अगर हमें अकाउंट्स रिसीवेबल या अकाउंट पेएबल्स चेक करना है तो हमारे लिए पॉपुलेशन क्या होगी उसका ही एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, completeness, the population also needs to be complete, which means that if the auditor intends to use the sample to draw conclusions about whether a control activity is operated effectively during the financial reporting period, the population needs to include all relevant items, that is all the activities that form part of the relevant internal control throughout the entire period। पॉपुलेशन है उसमें जितनी भी चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ उसमें होना चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट होगी तो ही हम उसमें से सैंपल्स निकाल पाएंगे और वो अप्रोप्रिएट या फिर रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन होंगे। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो उसमें से निकले हुए सैंपल्स भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, वो हमें अपना जो पर्पस है वो पर्पस सर्व नहीं करेंगे। If population is complete in all respect, the conclusion drawn on the population will be considered to be reasonable। अगर पॉपुलेशन कंप्लीट है, राइट, तो हम मान पाएंगे कि जो कंक्लूजन पर आए हैं वो रीजनेबल है, वो बराबर है। समझ में आ रहा है ना? आपको ऑडिट मतलब सीए के कोई भी सब्जेक्ट में आपको सिर्फ हेड पॉइंट्स नहीं लिखने होते हैं, उसमें जो अंदर का जो पॉइंट है वो भी सही होना चाहिए, तो ही मार्क्स मिलेंगे। 12th तक मिल जाते थे, बट सीए में ऐसा नहीं मार्क्स मिलते हैं, इसलिए खास अंदर का भी पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं, तो वो अच्छे से समझिएगा। सिर्फ हेड पॉइंट्स या ऊपर ऊपर की चीजें करके नहीं जा सकते हैं, इन डिटेल आपको समझना भी है और उसी तरह से लिखना है, इसीलिए हम इन डिटेल बुक में से पढ़ते हैं, राइट? होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, रिलायबल, when performing the audit sampling, the audit performs audit procedures to ensure that the information upon which the audit sampling is performed is sufficiently complete and accurate।
जिस पर भी हम सैंपलिंग प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए वो पॉपुलेशन रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल, कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए, उसके ऊपर तभी हम ट्रस्ट कर पाएंगे. Auditors should obtain evidence about the reliability of population. If population is not reliable with respect to accuracy and source, the sample drawn will definitely not be relevant for the specific audit objective. अगर वो रिलायबल नहीं है, एक्यूरेट एंड सोर्स जो है उसके हिसाब से हमें नहीं लग रहा कि ये रिलायबल है, तो उसके ऊपर से हम सैंपल्स निकालेंगे ही नहीं, या फिर जो सैंपल्स निकलेंगे वो कंक्लूसिव या रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं होंगे, उसके ऊपर से हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हो सकता है. दैट्स व्हाई पॉपुलेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है: एप्रोप्रिएटनेस, दैट इज काइंड ऑफ रिलेवेंस, देन कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी. तो ये तीनों ही आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं. सिंपल है काफी. चलिए, सैंपलिंग यूनिट, द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैंपलिंग यूनिट्स. जो इंडिविजुअल आइटम है उससे क्या कहेंगे? सैंपलिंग यूनिट. जिससे क्या बनेगा? पॉपुलेशन. और उसमें से जो सिलेक्ट होंगे वो क्या होंगे? सैंपल्स. ये सारी डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में बन सकते हैं. The population can be divided into sampling units in a variety of ways. It is selection from the population that is used as an extrapolation of the population. Audit procedures are applied to these units and the conclusion drawn from them are projected on the population. मतलब हम सैंपल्स, पॉपुलेशन, जो सैंपलिंग यूनिट सारे हैं उनसे बनेगा पॉपुलेशन, उसमें से हम निकालेंगे सैंपल्स और उसके बेसिस उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे और हम अपने कंक्लूजन्स पर पहुंचेंगे. राइट. तो जो सैंपल्स में से हमें जो कंक्लूजन मिला होगा उससे हम देखेंगे कि पॉपुलेशन में कितना ये चीज हो सकती है, पॉपुलेशन में ये कितनी पॉसिबिलिटी है, वो हम डिसाइड करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर हम अपने कंक्लूजन पर आएंगे. In simple words, conclusion drawn on sample becomes the conclusion of the population from where it is drawn. जो सैंपल के बेसिस पर हमारा कंक्लूजन मिला है उसी के बेसिस पर हम पॉपुलेशन में क्या कंक्लूजन होगा वो समझेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन पर तो हम वैसे भी चेक नहीं कर रहे हैं, हम चेक सिर्फ सैंपल बेसिस पर ही कर रहे हैं. If the auditor's objective were to test the validity of accounts receivables, the sampling unit could be defined as customer balance or individual customer invoices. एक हमें अगर अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर चेक करना है, राइट, तो उसके लिए एक एक कस्टमर की बैलेंस है या फिर एक एक कस्टमर के इनवॉइस है, वो हमारे लिए सैंपलिंग यूनिट बनेंगे. The auditor defines the sampling unit in order to obtain an efficient and effective samples to achieve the particular audit objectives. The conclusion on the population is based on the audit procedures applied on the sampling unit. सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा. कुछ भी डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट वगैरह कर सकते हैं, राइट. मैं आपके हर कमेंट्स का आंसर करूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव व्हेनेवर may be the approach non-statistical or statistical sampling, the sample must be representative. मैंने पहले भी बोला था कि ये चीजें बहुत बार आएगी. सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव. ये करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है. This means that it must be closely similar to the whole population, although not necessarily exactly the same. ये exactly same होना नहीं चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव का मतलब सेम होना नहीं होता, हाँ, बट वो रिलेटेबल क्लोज होना चाहिए, काफी उससे रिलेट करना चाहिए, क्लोजली सिमिलर होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना जरूरी नहीं है. The sample must be larger enough to provide statistically meaningful result. Samples इतने तो होने चाहिए कि जिस हिसाब से हम statistically decide कर पाए कि ये जो सैंपलिंग का रिजल्ट है वही पॉपुलेशन का रिजल्ट है, बट वो प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो हम पहले से नहीं कह सकते कि कितना होना चाहिए, राइट. ये पूरा ही पैराग्राफ आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सके ऐसा है. Sampling process is performed on test of controls to identify deviations from expected internal controls. वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स दोनों में ही परफॉर्म किए जाते हैं. हमने चैप्टर 3 के में जो फर्स्ट पार्ट है SF 500 उसमें पढ़ा था कि ऑडिट प्रोसीजर्स है, उसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है और उसके बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उसमें भी 2 पार्ट है, राइट. एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी 2 पार्ट है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. तो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स है उन दोनों में सैंपलिंग पॉसिबल है, तो दोनों ही जगह पर सैंपलिंग हो सकता है. एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली पूरे ही डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो हमने चैप्टर 8 जो प्रीवियस सेशन था रिवीजन का उसमें डिस्कस किया था. तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू आइडेंटिफाई डेविएशंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट बैलेंसेस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस. सिंपल. चलिए, approaches to sampling.
Audit sampling enables the auditor to obtain and evaluate audit evidence about some characteristics of the item selected in order to form or assist in forming a conclusion about the population from which the samples are drawn. Audit sampling can be applied using either non-statistical or statistical sampling approaches. Statistical sampling is an approach to sampling that has random selection of the sample units and the use of probability theory to evaluate sample results, including measurement of sampling risk characteristics. जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है उसमें रैंडम सैंपलिंग किया जाएगा सैंपल यूनिट्स में से, राइट, और उसमें प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज किया जाएगा टू इवेल्यूएट द रिजल्ट्स एंड मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक के कितना सैंपलिंग रिस्क हो सकता है, राइट. Sample is chosen by applying certain mathematical and statistical method. A sampling approach that does not have above features considered as non-statistical sampling. तो जो सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने अभी जो डेफिनेशन मीनिंग में पढ़ा वही. अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज द रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सिलेक्शन, then use of probability theory to evaluate sample results and use of probability theory including measurement of sampling risk characteristic. मतलब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में 3 चीजें कवर अप होगी. एक तो रैंडम सैम्पलिंग किया जाएगा, सेकंड प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज किया जाएगा टू इवेल्यूएट द सैंपल रिजल्ट्स, एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी थियरी का किस लिए यूज होगा, टू मेजर द सैंपलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. और जिस भी टेक्निक जो है, राइट, अप्रोच के पास ये 3 कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कहेंगे. चलिए, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मोर साइंटिफिक. स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है वो मोर साइंटिफिक है. क्यों? उसके 3 रीजंस हैं. Audit testing done through this approach is more scientific than testing based entirely on the auditor's own judgment because it involves use of mathematical laws of probability in determining the appropriate sample size in varying circumstances. Right? इसमें mathematical laws of probability use किए जाते हैं तो वो ज्यादा relevant, reliable कह सकते हैं, इसीलिए ज्यादा scientific है. Statistical sampling has reasonably wide application where a population to be tested consists of a large number of similar items and more in the case of a transactions involving compliance testing, trade receivables confirmation, payroll checking, vouching of invoice and petty cash vouchers. इसकी जो application है वो काफी wide है, reasonably wide application है, तो इसीलिए ये ज्यादा scientific कहा जा सकता है. And third point, there is no personal bias of the auditor in case of a statistical sampling. Since it is scientific, the results of sample can be evaluated and projected on the whole population in a more reliable manner. Right? यहाँ पर statistical sampling use किया जाता है तो वहाँ पर no personal बायस, इसीलिए ज्यादा साइंटिफिक है. तो उसके 3 रीजंस क्या है. एक तो यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेकंड वाइड एप्लीकेशन. मतलब यहाँ पर जो एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं, राइट, कि ट्रेड रिसीवेबल के कंफर्मेशन में यूज कर सकते हैं, पेरोल चेकिंग में हो सकता है, कोई भी इनवॉइस चेक करें उसमें भी ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग हो सकता है. एंड द थर्ड रीजन जो हमें दिया गया है वो है नो पर्सनल बायस, राइट. इस 3 रीजन की वजह से स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज अ मोर साइंटिफिक. ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है. In larger organizations with huge transactions, statistical sampling is always recommended as it is unbiased and the samples selected are not prejudged. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज करके किया गया जो भी सैंपलिंग है वो ज्यादा रिकमेंडेबल है क्योंकि इसमें बायस नहीं होंगे और वो प्रिजुडिस्ड या फिर प्रीजज्ड नहीं होंगे, तो ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट हमें मिल पाएगा. For example, an auditor while verifying the purchase during the year realized that the purchase transaction in that year are more than 45,000 in number, then in such a case statistical sampling will be highly recommended in the audit program. Random sampling, discuss then after, is the method you decide to choose sample in a such situation. Right? चलिए, तो ज्यादा नंबर्स होंगे, ट्रांजैक्शन लार्ज ट्रांजैक्शंस होंगे, वहां पर हमें एडवाइजेबल है कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का यूज किया जाए. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. चलिए, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग. नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में स्टैटिस्टिकल मेथड्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ जो वगैरह है उसकी थियरीज यूज नहीं की जाती है. वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट बायस के बेसिस पर होती है, उनके पिछले एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर किया जाता है. जनरली जो भी छोटी मोटी सीए फॉर्म्स है, राइट, कंसिडर कर पाएंगे तो वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज करेंगे. स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बड़ी सीए फॉर्म्स ही अफोर्ड कर पाएंगी क्योंकि उसमें लग्जरी है वो काइंड ऑफ, उसके लिए कॉस्ट भी
होता है, क्योंकि उसके लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह चाहिए, टेक्निकल नॉलेज वगैरह चाहिए, वो बड़े सीए फर्म्स के पास ही पॉसिबल हो सकता है। छोटी सीए फर्म्स वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। हाँ, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अब एक्सेल वगैरह में भी हो सकता है, तो उस तरह से कर सकते हैं, बट जनरली छोटी सीए फर्म्स है वो प्रीफर करेंगी नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की कुछ लिमिटेशंस है, बट इट्स नॉट ऑलवेज के वहां पर प्रॉब्लम ही हो, वो अच्छा रिजल्ट दे सकती है अगर एक्सपीरियंस नॉलेज अगर ज्यादा है तो। राइट, चलिए समझते हैं। Under this approach, the sample size and its composition are determined on the basis of personal experience and knowledge of the auditor. This approach has been in common application for many years because of its simplicity in operation. Traditionally, the auditor, on the basis of his personal experience, will determine the size of sample and express it in terms that number of pages or personal accounts in the purchase or sales ledger to be checked. कितने पेजेस चेक कर रहे हैं? पेजेस अब नहीं हो सकते, वो ट्रेडिशनल जो टिपिकली चोपड़ा बुक्स वगैरह रखे जाते थे उसमें ऐसा पॉसिबल है, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये चीज नहीं हो सकती। पर कितने लेजर्स हमें चेक करने हैं वो डिसाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्च, जून एंड सितंबर में बी सिलेक्टेड इन ईयर वन and different months would be selected in the next year on the basis of values of items, top 10 highest value, etc. कुछ महीने हमने सिलेक्ट किए कि ये 3 महीने उसका हम पूरा ही परचेस चेक करेंगे, इसका पूरा ही सेल्स चेक करेंगे। नेक्स्ट ईयर में और कोई मंथ्स ले लिए, टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यू वाले ट्रांजैक्शंस चेक कर लिए। ये सारे ही जो एग्जांपल्स है वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अप्रोच के है। An attempt would be made to avoid establishing a pattern of selection year after year, that is the way of selecting samples, to maintain an element of surprise as to what the auditor is going to check. नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा पर्सनल बायस आएगा, तो भी उसमें आपको हर बार पैटर्न चेंज करनी है ताकि सरप्राइज एलिमेंट जो है, राइट। ऑडिटी जो है क्लाइंट है वो पहले से ही उनको पता नहीं होना चाहिए कि हाँ ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर ये पता होगा तो शायद वो सब कुछ बराबर करके रखेगा, उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं ऑडिटर को। तो सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए, पैटर्न चेंज करनी चाहिए, हर बार सिमिलर टाइप की चीजें सैंपलिंग में नहीं होनी चाहिए, राइट। It is a common practice to check large number of items towards the close of the year so that the adequacy of cut-off procedure can also be determined. Generally जो year end के आसपास का ट्रांजैक्शन है वो खास चेक करने चाहिए, क्योंकि कट ऑफ उसमें आएगा। हो सकता है कि जो इस साल के ट्रांजैक्शन है वो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड कर दिए, या फिर नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन इस साल में रिकॉर्ड कर दिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है, इसलिए ईयर एंड के आसपास के ट्रांजैक्शंस ज्यादा चेक करेंगे। ऑल्सो बिकॉज ईयर एंड ट्रांजैक्शन आर प्रोन टू हाई रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। सिंपल, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। The non-statistical sampling is criticized on the ground that it is neither objective nor scientific. इसे क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये neither objective है nor scientific। ये भी करेक्ट इनकरेक्ट, इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी एश्योर्ड इन नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बिकॉज द रिस्क ऑफ पर्सनल बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसमें पर्सनल बायस का जो रिस्क है वो रहेगा, उससे कभी भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। The closeness of the qualities projected by the sample results with that of the whole population cannot be measured because the sample has not been selected in accordance with the mathematically based statistical technique. यहाँ पर mathematical statistical laws apply नहीं किए हैं, तो वो पूरे ही representative हो ऐसा नहीं कह सकते। इसमें से सैंपल का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर पूरे पॉपुलेशन में रिजल्ट प्रोजेक्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। However, it may be stated that the auditor with his experience and knowledge of the client's business can evaluate accurately enough the sample findings to make audit decision, and the mathematical proof of accuracy in some cases may be luxury which the auditor cannot afford. पर हाँ, ऑडिटर के एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग से भी बराबर ऑडिट कर सकता है, क्वालिटी मेंटेन कर सकता है और अपने कंक्लूजन पर आ सकता है। और वैसे भी स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है वो लग्जरी है, वो ऑडिटर कैन नॉट अफोर्ड, राइट। हर बार ऑडिटर अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। This method is simple to operate, but sometimes the sample may not be true representative of the total population because of personal biases and no scientific method of selection. राइट तो यहां पर आपको क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के बेनिफिट्स या क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस क्या है। बेनिफिट में अगर कहेंगे तो सिंपल है, राइट, ऑपरेट करने में सिंपल है, चीपर है, कंपैरेटिवली कॉस्टली नहीं है, राइट, वो उसके बेनिफिट है। और इसमें से भी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस
प्रीवियस एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर ऑडिटर अच्छे से काम कर सकता है। इसके क्रिटिसिज्म क्या कह सकते हैं कि इट्स नीदर ऑब्जेक्टिव नॉर साइंटिफिक, राइट, क्योंकि इसमें पर्सनल बायस है, रिस्क ऑफ पर्सनल बायस रहेगा। एंड फिर यह था कि सैंपल रिजल्ट प्रोजेक्टेड बाय द सैंपल रिजल्ट विथ दैट ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज ऑफ सैंपल हैज बीन सिलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ सैंपल्स आर नॉट सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मैथमेटिकली बेस्ड लॉ, राइट। और यहाँ पर भी जो है कि मे नॉट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो ये सारे इनके क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। तो ये जो 3 पैराग्राफ है उसमें से क्रिटिसिज्म और लिमिट बेनिफिट्स और क्रिटिसिज्म अलग बन सकते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये जो पूरा ही पॉइंट है उसमें से आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू वगैरह तो पूछ ही सकते हैं, राइट। सिंपल है ना। चलिए, सैंपलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग। In most of the circumstances, the evidence available is not conclusive and the auditor always takes a calculated risk in giving his opinion. Even by undertaking 100% checking of the transaction, the auditor does not derive absolute satisfaction. 100% चेक करने के बाद भी ऑडिटर को शायद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, राइट। उससे कुछ ना कुछ तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक करके उसके ऊपर ओपिनियन देना पड़ेगा। The state of uneasiness lead pragmatic auditor to adopt statistical theory of sampling to derive the necessary satisfaction about the state of affairs by checking only part of the total population entry. उसको पॉपुलेशन में से कुछ ही एंट्री सैंपलिंग बेसिस पर चेक करनी पड़ेगी। Auditors realized that they can derive good satisfaction by undertaking a much lesser checking by adoption of this technique in the auditing process. It is mathematically true that sample, if picked purely on random basis, would reveal the features and characteristics of the population. अब ऑडिटर को पता चला है कि इतना 100% से कम करने से, काफी कम चेक करने से भी उसे ज्यादा इफेक्टिव ऑडिट हो सकता है और वो अपने कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकता है। और इवन मैथमेटिकली भी ये प्रूवन है कि अगर सैंपल्स रैंडम बेसिस पर सिलेक्ट किए हैं तो वो पूरे ही पॉपुलेशन के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर सकता है। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। By adopting the sampling techniques, the auditor only checks a part of whole mass of transaction. The satisfaction he used to derive earlier by checking all the transaction can be derived by sample checking, provided he can put reliance on internal controls and checks within the client's organization because they provide the reliability of the records. जो ऑडिटर है वो सैंपलिंग बेसिस कर सकता है, सैंपलिंग कर सकता है, बट प्रोवाइडेड के मैनेजमेंट ने जो भी कंट्रोल्स इंप्लाई किए हुए हैं उसके ऊपर उसे रिलाय होना चाहिए, वो उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा उसे, तभी वो सैंपलिंग बेसिस पर ऑडिट कर सकता है। सैंपलिंग इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. Auditor will check few internal controls and their operating effectiveness. Based on the conclusion derived, he can design the sample size for test of details. वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है उसे सैंपल बेसिस पर चेक करेगा और उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करेगा। ऑन दैट बेसिस वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए सैंपल्स निकालेगा। अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स कम करना पड़ेगा, उसकी साइज कम होगी, राइट। अगर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उससे सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही है, राइट, वो उसका जो रिजल्ट है वो कम है, मतलब लग रहा है कि ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है कंट्रोल्स, तो उसे ज्यादा सैंपलिंग करना पड़ेगा फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो ये सैंपल साइज किस तरह से होगी वो हम आगे भी पढ़ेंगे। If the internal control is satisfactory in its design and implementation, a much smaller sample can give auditor the necessary reliability of the results on the results he obtains, right? जो हमने अभी बात की। On the other hand, if in certain areas control are slack or not properly implemented, the auditor may have to take much larger sample for getting satisfactory result. ये भी आपको correct incorrect में पूछ सकते हैं। Another truth about the sampling technique should be noted. It can never bring complete reliability. It cannot give precisely accurate results. It is process of estimation. It may have some errors. What error is tolerable for a particular matter under examination is a matter of individual judgment in that particular case. आप सैंपलिंग कर रहे हैं मतलब वो 100% रिलायबल है, राइट, ऐसा नहीं मान सकते वो प्रिसाइसली एक्यूरेट है, कुछ नहीं मान सकते, उसमें भी एरर्स रहेगी, बट कितनी एरर टॉलरेबल है वो ऑडिटर को जज करना रहेगा, वो ऑडिटर के अपने प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिसाइड किया जाएगा, राइट।
ये एग्जांपल आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये जो पॉइंट था, राइट, सैंपलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग, ये जो हमने अभी पढ़ा वो आप फिर से रीड नहीं करेंगे तो चलेगा। इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह एमसीक्यू वगैरह पूछ सकते हैं, इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। अगर आपने अभी अच्छे से समझ लिया तो फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है। चलिए, देन very often we come across this term when an audit is conducted on the basis of fact checking. This, it is said, owes its origin to the statistical theory of sampling. The decision whether to use statistical or non-statistical approach is a matter for the auditor's judgment. However, sample size is not a valid criteria to distinguish between statistical and non-statistical approaches. Statistical sampling approach use करना या फिर non-statistical, वो professional judgment of auditor के basis पर है, right? और उसके लिए सैंपल साइज कभी भी वैलिड क्राइटेरिया नहीं है, राइट? ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो चलिए, क्या क्या ऐसे एरियाज है कि जिस वजह से सैंपल साइज वेरी हो सकती है? द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैंपलिंग प्लान आर द फॉलोइंग। कितने एक्सटेंट तक हमें चेक करना है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं वो समझते हैं। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट, देन स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, adequacy and reliability of books and records, tolerable error range, and degree of the desired confidence. साइज, ऑर्गेनाइजेशन की साइज कितनी बड़ी छोटी, राइट, लार्ज मीडियम स्मॉल, स्मॉल साइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे है, राइट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, वो एडिक्वेट एंड रिलायबल होंगे तो कम सैंपल्स हमें चाहिए रहे होंगे। तो टॉलरेबल एरर रेंज कितनी हम टॉलरेट कर सकते हैं, उस हिसाब से जितनी टॉलरेबल एरर रेंज ज्यादा होगी उतने सैंपल्स कम रह चाहिए होंगे। डिग्री ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, हमें कितना डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, वो डिजायर्ड कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा उतनी सैंपल साइज, उतना एक्सटेंट ऑफ चेक बढ़ जाएगा। मतलब आप भी अगर ज्यादा मार्क्स, रैंक 100 मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं, राइट, तो आपकी मेहनत भी ज्यादा होनी चाहिए वैसे ही, राइट। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। Appropriateness of a sampling approaches. It is in statistical sampling, the sample results are measurable as to the adequacy and reliability of the audit objective, whereas in non-statistical sampling, the auditor's opinion determines the sample size, but it cannot be measured how far the sample size would fulfill the ऑडिट ऑब्जेक्टिव। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के हिसाब से हम सैंपल साइज डिसाइड कर रहे हैं, उसका रिस्क क्या है, और उसके बेसिस पर कंक्लूजन पर आएंगे। वो सब कुछ डिसाइड मेजर हो सकेगा, बट नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में वो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। The advantages of statistical sampling may be summarized as follow. ये आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं। Amount of testing, that is sample size, does not increase in proportion to the increase in size of the area tested. Size of the area, number of transactions बढ़ेंगे, उस वजह से sample size नहीं बढ़ेगी, राइट। वो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का बेनिफिट रहेगा। नॉन स्टैटिस्टिकल में ऐसा नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, राइट, मार्च महीने का हम सैंपल कर रहे हैं, मार्च महीने में सब कुछ देखना है, तो मार्च महीने में अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए तो हमारा सैंपल साइज बढ़ जाएगा, बट वो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में ऐसा नहीं होगा। द सैंपल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड देयरबाय मोर डिफेंसिबल। ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है और डिफेंसिबल है, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन रहेगी। ये जो नॉन स्टैटिस्टिकल में था ना, नीदर ऑब्जेक्टिव नॉर साइंटिफिक, राइट, ये ऑब्जेक्टिव है। The method provides a means of estimating the minimum sample size associated with the specified risk and precision. Specified risk और precision के हिसाब से minimum sample size वगैरह पता चलेगा। It provides a means for deriving a calculated risk and corresponding precision sampling error, that is, the probable difference result due to the use of a sampling in lieu of examining all the records in the group using the sample audit procedure. Calculated risk वगैरह consider करके sampling वगैरह होगा। It may provide a better description of a large mass of data than a complete examination of all the data, since non-sampling errors such as processing and clerical mistakes are not as large. जनरली ये आपको पूरे ही डेटा को चेक करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पूरे ही डेटा पर ऑडिट करने से कुछ इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता है, बट स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करेंगे तो हमें ज्यादा बेटर चीज मिल जाएगी। और नॉन सैंपलिंग एरर से वो काफी कम हो सकती है, क्लरिकल एरर्स हो सकती है, वो इजीली हम ढूंढ पाएंगे। And it is widely accepted way of sampling as it is more scientific without personal bias, and result of sample can be evaluated and projected in more reliable way.
राइट काफी सिंपल है। ये एडवांटेजेस आपको करेक्टिंग कर डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। अंडर सम ऑडिट सर्कमस्टांसेस स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड्स may not be appropriate. The auditor should not attempt to use statistical sampling when another approach is either necessary or will provide satisfactory information in less time or with less effort. हर बार स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अच्छी नहीं होती है, वो यूजफुल या अप्रोप्रिएट नहीं होती है। कुछ कुछ चीजों में कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस में नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ज्यादा बेटर होती है। मतलब जहां पर लेस टाइम या लेस एफर्ट से भी अगर हमारा काम हो जाता है तो हम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज नहीं करेंगे। For instance, when exact accuracy is required or in case of a legal requirements, जहां पर हमें exact accuracy चाहिए तो वहां पर हम 100% चेक करेंगे, या फिर legal requirements है कि आपको 100% चेक करना है, वहां पर हम statistical sampling या sampling ही नहीं करेंगे। Sometimes the audit staff has no knowledge about sampling technique used. In such circumstances, using statistical sampling becomes complex and inappropriate. कई बार हो सकता है कि जो एंगेजमेंट टीम है उनमें लोगों को ही स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग या उसकी टेक्निक्स मेथड्स नहीं आती है, तो वो यूज करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो इफेक्टिव भी नहीं होगी। तब हम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग नहीं करेंगे, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करेंगे या फिर 100% चेक करेंगे। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है। सिंपल। फिर सैंपलिंग प्रोसेस है, राइट, वो हम स्टार्ट करेंगे। ये सैंपलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क को समझ लेते हैं। आ जाइए पेज नंबर 7.21 पर, सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। राइट, ये 2 बार ऑलरेडी पूछ लिया है, May 23 में भी पूछा था, तो फिर से पूछने के चांसेस नहीं है, बट अच्छे से समझिएगा, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है? सैंपलिंग रिस्क मतलब आपने जो सैंपल्स जो सिलेक्ट किए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं है। मतलब आपने सैंपल्स पर जो ऑडिट प्रोसीजर की उसमें से जो कंक्लूजन आया वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। उसके 2 चांसेस, मतलब उसमें 2 पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपने जो सैंपल्स सिलेक्ट किए उसमें जो ऑडिट प्रोसीजर्स की उस हिसाब से आपको लग रहा है कि सैंपल्स में बहुत सारे मिसस्टेटमेंट है, उसके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो आप क्या करेंगे। बट पॉपुलेशन में एक्चुअली ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन में कंट्रोल्स मिसस्टेटमेंट्स कंट्रोल्स भी बराबर है और मिसस्टेटमेंट्स भी नहीं है। तो क्या होगा कि आप सैंपल के बेसिस पर जाएंगे ना, तो आपको ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो खराब हो जाएगी। राइट, ऐसे चांसेस है, तो वो सैंपलिंग रिस्क हुआ। और ऐसा भी उल्टा भी हो सकता है कि आपको सैंपल्स में कोई मिसस्टेटमेंट्स नहीं मिल रहे, उसमें सब कुछ कंट्रोल सब कुछ बराबर लग रहा है, तो क्या होगा कि आपका जो ओपिनियन होगा वो गलत होगा। ऑडिट रिस्क था ना, ऑडिट रिस्क में हमने समझा था कि ओपिनियन गलत होगा ऑडिटर का, अगर मतलब कब ऐसा हो सकता है कि जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है बट तब ऑडिटर ने ओपिनियन गलत दिया, तो ऐसे भी चांसेस है, तो ऑडिट रिस्क बढ़ सकता है, तब ऑडिट की इफेक्टिवनेस है वो खराब हो जाएगी। राइट, तो ये सैंपलिंग रिस्क है। नॉन सैंपलिंग रिस्क, अदर देन सैंपलिंग की वजह से कुछ भी रिस्क हो सकता है, ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो सकता है, तो वो नॉन सैंपलिंग रिस्क है। Sampling risk, the risk that the auditor's conclusion based on sample may be different from the conclusion if the entire population were subjected to the same audit procedure. This risk will always be in existence when auditor use sampling technique in conducting his audit. जब भी वो सैंपल बेसिस पर ऑडिट करेगा तो सैंपलिंग रिस्क होने के चांसेस है। If the acceptable sampling risk is low, larger sample size is needed. उनका जो सैंपलिंग रिस्क है उसे हो सके उतना सैंपलिंग रिस्क एक्सेप्ट करना है, तो उसकी सैंपल साइज ज्यादा। राइट, काफी सिंपल है, तो उन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। आपका अगर एक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क ज्यादा है तो सैंपल साइज लोअर हो। राइट, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, काफी सिंपल है बट इंपॉर्टेंट। सैंपलिंग रिस्क कैन लीड टू टाइप्स ऑफ एररनियस कंक्लूजन. In case of a test of controls, that controls are more effective than they actually are, or in the case of a test of details, that a material misstatement does not exist when in fact it does. Right? एक तो आप सैंपलिंग 2 चीजों में कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आपने किया तो ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं है बट एक्चुअली इसमें है, तब क्या हो सकता है? The auditor is primarily concerned with this type of erroneous conclusion because it affects the audit effectiveness and is more likely to lead to an inappropriate audit opinion. This is because of over reliance on the internal controls. तो वहां पर क्या हो सकता है कि इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। वो क्यों होगा ऐसा? ओवर रिलायंस ऑन द कंट्रोल्स, उसे लग रहा है कि कंट्रोल्स ज्यादा ही अच्छे बट एक्चुअल में उतने रिलायबल नहीं है, तब ऐसा हो सकता है।
In case of a test of controls that the controls are less effective than they actually are, or in the case of test of details that a material misstatement exists when in fact it does not. यहाँ पर रिवर्स सिचुएशन दी गई है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव, या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं बट एक्चुअली में नहीं है ऐसा कुछ. This type of erroneous conclusion affects audit efficiency as it would usually lead to additional work to establish that initial conclusions were incorrect. This is because the under-reliance on the test of controls and detailed substantive procedure performed by the auditor. इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी खराब होगी, फिर से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा, ज्यादा एविडेंसेस लेंगे, राइट, तो उसमें टाइम बिगड़ेगा, राइट. ये क्यों होता है? अंडर रिलायंस ऑन कंट्रोल. Here, risk of giving wrong opinion is minimum, but it will lead to more detailed checking, which is time consuming. यहाँ पर ऑडिट ओपिनियन गलत हो ऐसे चांसेस नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा. यहाँ पर उसकी समरी है: risk of under reliance on test of controls, risk of incorrect rejection or in substantive procedure leads to inefficiency in the conduct of audit. जो हमने ये सेकंड पॉइंट पढ़ा उसके बारे में है, ये उसकी समरी है. और ये है ओवर रिलायंस ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इफेक्ट्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, इट लीड्स टू एररनियस ऑडिट ओपिनियन. ये फर्स्ट पॉइंट के बारे में है. यहाँ पर इनएफिशिएंसी और यहाँ पर इफेक्ट्स ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट ओपिनियन गलत होगा, राइट. ये सब कुछ आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. चलिए, नॉन सैंपलिंग रिस्क, द रिस्क दैट द ऑडिटर रीचेस टू एन एररनियस कंक्लूजन फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैंपलिंग रिस्क. उसके एग्जाम्पल्स हैं: इंक्लूड्स यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर और misintention of audit evidence and failure to recognize a misstatement or deviation. Sources of non-sampling: human mistakes, misinterpretation of the sampling results, applying audit procedure not appropriate in the objective audit, relying on erroneous information, for example erroneous confirmation. Non-sampling risk can never be mathematically measured. राइट, ये भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट. काफी सिंपल था. चलिए फिर से आ जाता है 7.11 पर. सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. When designing an audit sample, the auditor shall consider the purpose of the audit procedures and the characteristics of the population from which the sample will be drawn. The auditor shall determine a sample size sufficient to reduce sampling risk to an acceptably low level. The auditor shall select items for the sample in such a way that each sampling unit in the population has a chance of selection. Sample selected must be representative of population. ये सारी चीजें हमने बहुत बार पढ़ी है. Sample design, when designing an audit sample, the auditor's consideration includes the specific purpose to be achieved and the combination of audit procedure that is likely to be to best achieve that purpose. Specific purpose होना चाहिए और combination of audit procedure के लिए बराबर होना चाहिए, वैसा audit sample design करना चाहिए. Consideration of the nature of audit evidence sought and possible deviations or misstatements, conditions or other characteristics relating to that audit evidence will assist the auditor in defining what constitute a deviation or misstatement and what population to use for sampling. Nature of audit evidence कैसे है उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि deviation है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आएगा और मिसस्टेटमेंट है वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आएगा. तो डेविएशन और मिसस्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, राइट, वो हमें पहले आइडेंटिफाई या फिर डिटरमाइन करने रहेंगे. उस बेसिस पर हमारा सैंपल डिजाइन होगा, कितना लेना है, किस तरह से लेना है, किस पॉपुलेशन में से लेना है, वो हमें पता चलेगा. In fulfilling the requirement of SF 500 audit evidence, when performing audit sampling, the auditor performs audit procedures to obtain evidence that the population from which the audit sample is drawn is complete. हमें audit evidence के लिए जहां से भी हमें audit sampling लेना है, जिसके ऊपर भी हमें audit procedures करनी है, राइट, उससे population को देखना है कि वो complete हो, तभी हमारा सैंपलिंग है वो अच्छे से आएगा, डिजाइन उसी तरह से. ये नवंबर 22 में ऑलरेडी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन. The auditor's consideration of the purpose of the audit procedure includes a clear understanding of what constitutes a deviation or misstatement, so that all and only those conditions that are relevant to the purpose of the audit procedure are included in the evaluation of deviations or projection of misstatement. Right? Example एक बार पढ़ लीजिएगा. Therefore, it may not be appropriate to consider this a misstatement in evaluating the sample results
of this particular audit procedure, even though it may have an important effect on the other areas of the audit, such as the assessment of the risk of fraud or adequacy of the allowance or ठीक है. In considering the characteristic of population for test of controls, the auditor makes an assessment of the expected rate of deviation based on the auditor's understanding of the relevant controls or an examination of small number of items from the population. This assessment is made in order to design an audit sample and to determine sample size. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए क्या डेविएशन होंगे, उसके लिए हम कंट्रोल्स को समझेंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा क्या डेविएशन हो सकता है. If the expected rate of deviation is unacceptably high, the auditor will normally decide not to perform test of controls. जब भी ऐसा लगेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में डेविएशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वहां पर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं करेंगे. हम वहां पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पर ज्यादा फोकस करेंगे. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. Similarly, for test of details, the auditor makes an assessment of the expected misstatement in the population. If the expected misstatement is high, 100% examination or use of large sample size may be appropriate when performing test of details. अगर लग रहा है कि misstatement होने के ज्यादा chances है population में, test of details करेंगे तो वहां पर 100% चेक करेंगे या फिर larger size of the sample size हम decide करेंगे. In considering the characteristics of the population from which the sample will be drawn, the auditor may determine that stratification or value-weighted selection is appropriate. Right? पहले तो ये जो पैराग्राफ है इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं और हम स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन कंसिडर कर सकते हैं पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए. यहां पर वो समझाया हुआ है स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. In considering the characteristics of the population from which the sample will be drawn, the auditor may determine that stratification or value-weighted selection technique is appropriate. SF 530 provides guidance to the auditor on the use of stratification and value-weighted sampling technique. चलिए पहले स्ट्रेटिफिकेशन दिया है, उसके पहले यहाँ पर जो 7.13 पर ये जो बॉक्स है वो पहले समझ लेते हैं. स्ट्रेटिफिकेशन, dividing a population into discrete subpopulation which have identifying characteristics is called stratification. Each subpopulation is called as stratum and units under those subpopulation are referred to as strata. मतलब हमारे पास पूरी एक पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में हम डिवाइड करेंगे, उससे क्या कहेंगे, उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहेंगे. राइट उसमें से जो सब पॉपुलेशंस है, राइट वो जो सब पॉपुलेशन है उसे स्ट्रेटम कहेंगे और उस सब पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स है उसे स्ट्रेटा कहेंगे. मतलब स्ट्रेटा से बनेगा स्ट्रेटम और स्ट्रेटम सारी मिला के बनेगी पॉपुलेशन. राइट और ये जो पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करने की प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन. राइट हो सकता है कि बहुत ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ट्रांजैक्शंस आइटम्स हो पॉपुलेशन के अंदर, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से हम सैंपलिंग कर पाएंगे. चलिए ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है या फिर और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है. फॉर एग्जांपल परचेज है तो परचेज में रॉ मटेरियल है वो कहाँ से परचेस किया, फॉर एग्जांपल लोकल परचेस, डोमेस्टिक परचेस और इंपोर्ट, उससे अलग कर सकता है. मेजर रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल स्टोर्स उस तरह से अलग कर सकते हैं. मॉनेटरी वैल्यू में भी रेंज बहुत ज्यादा हो तो वो रेंज से भी हम अलग कर सकते हैं. ऑडिट एफिशिएंसी मे बी improved if the auditor stratifies the population by dividing into discrete subpopulation which have an identifying characteristics. Similar characteristics so identifying characteristics so उससे हम अलग करेंगे subpopulation. The objective of stratification is to reduce the variability of items within each stratum and therefore allow sample size to be reduced without increasing sampling risk. मतलब हम स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे, राइट. तो स्ट्रेटिफिकेशन करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, हम सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस कर पाएंगे. सैंपलिंग रिस्क है मतलब सैंपलिंग रिस्क को बढ़ाए बिना सैंपल साइज हम रिड्यूस कर पाएंगे. सैंपल साइज भी रिड्यूस हो जाएगी और हमारा सैंपलिंग रिस्क भी नहीं बढ़ेगा अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं. तो ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. When performing test of details, the population is often stratified by monetary value. This allows a greater audit effort to be discrete to the larger value item, as these items may contain the greatest potential misstatement in terms of overstatement. राइट यहाँ पर हो सकता है मॉनिटरी वैल्यू में क्योंकि ओवरस्टेटमेंट हो जाएगा अगर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट है तो. राइट मॉनिटरी वैल्यू के बेसिस पर हम स्ट्रेटिफाई करेंगे. सिमिलरली अ पॉपुलेशन में बी स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इंडिकेट्स हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट. For example, when testing the allowance for doubtful
accounts in the valuation of accounts receivable balances may be stratified by age. वहां पर एज वाइज भी हो सकता है कि कितने टाइम से रिसीवेबल है. चलिए, then the results of audit procedures applied to sample items within a stratum can only be projected on the items that make up stratum. जो स्ट्रेटम में से जो हमने सैंपल्स लिए थे वो स्ट्रेटम को रिप्रेजेंटेटिव है, स्ट्रेटम का रिजल्ट इवेल्युएट करने के लिए ही यूज किया जाएगा. To draw a conclusion on the entire population, the auditor will need to consider the risk of material misstatement in relation to whatever other strata make up to the entire population. हमें अगर पूरे पॉपुलेशन के बारे में सोचना है, रिजल्ट सोचना है, राइट, कि उसमें जो सैंपल्स हमने सिलेक्ट किए थे उसके हिसाब से पूरे पॉपुलेशन में क्या रिस्क वगैरह, क्या मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, अगर वो हमें प्रोजेक्ट करना है तो हमें सारे ही स्ट्रेटा को कंसिडर करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट को कंसिडर करना पड़ेगा और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हम कंसिडर करेंगे. ये पूरा पैराग्राफ आपको करेक्ट एंड करेक्ट पूछने के लिए आ सकता है, पूछ सकते हैं इसमें से. द रिजल्ट ऑफ सैंपल्स फ्रॉम द यूनिट्स ड्रॉन अंडर ईच सब पॉपुलेशन आर प्रोजेक्टेड टू दैट respective stratum. In order to draw an opinion on the overall population, the auditor needs to combine the result of all the stratum to check for possible deviation or risk of material misstatement. Projected misstatement of each stratum will combine together to consider the possible effect of misstatement in the account balances and class of transactions. सारे ही stratum का जो result है वो इकट्ठा किया जाएगा और उनके basis पर ही हम conclusion पर आएंगे. Example एक बार पढ़ लीजिएगा. Value weighted selection. When performing test of details, it may be efficient to identify the sampling unit as the individual monetary units that make up the population. Individual monetary units consider करेंगे कि इसके ऊपर का जो भी होगा वो सारा ही सैंपल बन जाएगा. Value को weight करेंगे. Having selected specific monetary units within the population, for example, the accounts receivable balance, the auditor may then examine the particular items, for example, individual balances that contain those monetary यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अकाउंट रिसीवेबल चेक कर रहे हैं और उसकी बैलेंस का हमने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज एज अ मॉनिटरी वैल्यू डिसाइड किया, तो 1 लाख से ऊपर के जितने भी अकाउंट बैलेंसेस वाले अकाउंट रिसीवेबल है वो सारे ही हम चेक करेंगे. उसके लिए शायद कंफर्मेशन मंगवाएंगे. One benefit of this approach to defining the sampling unit is that audit effort is directed to the larger value item because they have a greater chance of selection and can result in a smaller sample size. तो जिसमें वैल्यू ज्यादा है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो हमारी सैंपल साइज काफी कम हो जाएगी, स्मॉलर सैंपल साइज हो जाएगी और फोकस भी हाई वैल्यू जिसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है उसके ऊपर रहेगा. This approach may be used in conjunction with the systematic method of sample selection and is most efficient when selecting items using random selection. रैंडम सिलेक्शन में कोई भी हो सकता है, तो उसमें से जो हम एक मॉनिटरी वैल्यू डिसाइड करेंगे उसके बेसिस पर रैंडम सिलेक्शन हो पाएगा. इन वैल्यूएटेड सिलेक्शन द सैंपल साइज, इट्स सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन विल रिजल्ट इन कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट्स. सिंपल. चलिए, सैंपल साइज. The auditor will determine a sample size sufficient to reduce sampling risk to an acceptably low level. Sample size ऐसी इतनी होनी चाहिए कि जिस हिसाब से हम सैंपलिंग रिस्क है हो सके उतना कम कर पाए. Level of sampling risk that auditor is willing to accept affect the sample size required. Auditor कितना sampling risk accept कर सकता है उस basis पर sample size decide होगी. The lower the risk the auditor is willing to accept, the greater sample size will need to be. जितना auditor lower risk accept कर सकेगा उतनी sample size बढ़ेगी. ये हमने already sampling risk, non sampling risk के साथ पढ़ा था. The sample size can be determined by the application of a statistically based formula or through the exercise of professional judgment. There are various factors typically have on the determination of sample size. When circumstances are similar, the effect on sample size or factors will be similar regardless of whether a statistical or non-statistical approach is chosen. Right? कुछ factors है कि जिस वजह से sample size affect होगी, right? वो statistical sampling हो या non-statistical sampling, दोनों में ही उसकी impact रहेगी. चलिए, वो examples दिए हुए हैं. Examples of factors influencing sample size फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और उसके बाद यहां पर दिए हुए एग्जांपल्स फॉर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स. पेज नंबर 7.15 सामने के ही पेज पर है, राइट. तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल दोनों के ही लिए एग्जांपल दिए हुए हैं. जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में 5-6 एग्जांपल्स है वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी दिए गए हैं. तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के सारे ही पॉइंट समझाऊंगा. उसमें वो जो सिमिलर पॉइंट्स टेस्ट ऑफ डिटेल्स है डिटेल्स में है वो आपको एक बार पढ़ना होगा. टेस्ट ऑफ डिटेल्स में 2-3 पॉइंट्स ऐसे भी है कि जो अलग है तो वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, राइट. ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये आपको पूछ सकते हैं.
चलिए, following are factors that the auditor may consider when determining the sample size for test of controls. These factors, which need to be considered together, assume the auditor does not modify the nature or timing of test of controls or otherwise modify the approach of substantive procedure in response to assessed risk. When there is an increase in the extent to which the auditor's risk assessment takes into account relevant controls, the more assurance the auditor intends to obtain from the operating effectiveness of controls, the lower the auditor's assessment of the risk of material misstatement will be, and the larger the sample size will need to be. मतलब कि जब जो हमने रिस्क असेसमेंट किया है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि रिस्क लोअर होगा अगर इंटरनल कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो हमें इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली अगर देखना है तो उसके लिए ज्यादा कंट्रोल्स चेक करने रहेंगे। जितना हमारा जो डिजायर्ड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए, राइट, वो जितना बढ़ेगा टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उतना ही सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बढ़ेगा, राइट, तो सैंपल साइज ज्यादा होगी। When the auditor's assessment of the risk of material misstatement at the assertion level includes an expectation of the operating effectiveness of controls, the auditor is required to perform test of controls। ये हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जैसे 500 के साथ पढ़ा था, उसमें भी था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिव होने चाहिए, तब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे। Other things being equal, the greater the reliance the auditor places on the operating effectiveness of controls in the risk assessment, the greater is the extent of the auditor's test of control, and therefore the sample size is increased. The sample size will increase. Simple. चले next point. If there is an increase in the tolerable rate of deviation, then sample size will decrease. Tolerable rate of deviation है वो जितना increase होगा, sample size उतनी decrease होगी, राइट, क्योंकि हम टॉलरेट ज्यादा कर पाएंगे कि ठीक है चलो इतना डेविएशन है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो जितने बढ़ेगा उतनी सैंपल साइज रिड्यूस होगी। As lower the tolerable rate of deviation, larger the sample size needs to be. Tolerable error is the maximum error in the population that auditor is ready to accept in given sample size. Smaller the tolerable error, larger will be the sample size. Simple. Then third point, when there is an increase in the expected rate of deviation of the population to be tested, then sample size will increase. As higher the expected rate of deviation, larger the sample size needs to be, so that the auditor is in a position to make a reasonable estimate of the actual rate of deviation. जब ऐसा लगेगा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है वो ज्यादा है, चांसेस है कि डेविएशन ज्यादा हो सकता है, तब हम लार्जर सैंपल साइज रखेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि उसमें डेविएशन है या नहीं, राइट, क्योंकि हमें डेविएशन जितना हो उतना कम रखना है, राइट, तो हम एक अच्छे सेटिस्फैक्टरी ओपिनियन कंक्लूजन पर आ पाएंगे। फैक्टर्स relevant to the auditor's consideration of the expected rate of deviation include the auditor's understanding of the business, in particular risk assessment procedure undertaken to obtain an understanding of internal control, changes in personnel or in internal control, the result of audit procedure applied in prior periods and the results of other audit procedure। ये सारी चीजें रिस्क असेसमेंट है, पर्सनल है, राइट, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, ऑडिट प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस ईयर में की थी उस हिसाब से क्या रिजल्ट मिला था, उस सभी के बेसिस पर हमें रेट ऑफ डेविएशन एक्सपेक्ट कर पाएंगे। High expected control deviation rates ordinarily warrant little if any reduction of the assessed risk of material misstatement। ये लाइन ठीक है, अभी के लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। An increase in the auditor's desired level of assurance that the tolerable rate of deviation is not exceeded by actual rate of deviation in the population will increase the sample size। जब हमारा desired level of assurance ऐसा कह रहा है कि जो actual rate of deviation है वो tolerable rate of deviation से बढ़ने नहीं चाहिए, राइट, वो exceed नहीं होना चाहिए, तब हमारा जो sample size है वो increase होगा। Thus, the greater the level of assurance that the auditor desires that the results of the sample are in fact indicative of the actual incidence of deviation in the population, the larger the sample size needs to be। And the last point, in case of a large population, the actual size of population has a little, if any, effect on the sample size। For small populations, however, audit sampling may not be as efficient as alternative means of obtaining sufficient appropriate audit evidence। Therefore, there will be negligible effect on sample size due to increase in number of sampling units in the population। जनरली सैंपलिंग यूनिट्स बढ़ने से सैंपल साइज को अफेक्ट नहीं होगा, वो जनरली परसेंटेज की टर्म्स में होगा, राइट, 5, 10, 15% जो भी डिसाइड कर रहे हैं उस हिसाब से होगा।
राइट, सिर्फ और वो भी अमाउंट में होगा रादर देन इन नंबर्स। चलिए, ये था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए। हमें यहाँ पर 5 अलग अलग फैक्टर्स है सैंपल साइज को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स दिए थे। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अच्छे से करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही टेस्ट ऑफ डिटेल्स में दिया हुआ है। जो पहला है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पर है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स था वैसे ही है। देन द मोड, ये जो सेकंड पॉइंट है वो हमें पढ़ना रहेगा। The more the auditor is relying on other substantive procedure, test of details or substantive analytical procedure to reduce to an acceptable level of the detection risk regarding a particular population, the less assurance the auditor will require from sampling and therefore the smaller the sample size can be. जब हम दूसरी कोई प्रोसीजर के ऊपर रिलाई करने वाले हैं तब हमें इस प्रोसीजर में राइट सैंपलिंग करने की जरूरत कम पड़ेगी, कम सैंपल्स में से भी हमें कंक्लूजन जो चाहिए वो मिल जाएगा। Hence, if there is an increase in the use of other substantive procedure directed at the same proportion, the size of sample will decrease. सिंपल, दूसरी प्रोसीजर पर ज्यादा रिलाई करेंगे तो यहां पर सैंपलिंग कम हो जाएगा। Then auditors desired level of assurance that tolerable misstatement, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जो सेकंड लास्ट पॉइंट था टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट विल डिक्रीज सैंपल साइज, ये भी हमने पढ़ा है, जो सेकंड पॉइंट था। देन ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू फाइंड इन द पॉपुलेशन द लार्जर सैंपल साइज, जो थर्ड पॉइंट था। ये पॉइंट हमने नहीं पढ़ा है। व्हेन स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज अप्रोप्रिएट देन सैंपल साइज विल डिक्रीज एज व्हेन देयर इज अ वाइड रेंज variability in the monetary size of items in the population, it may be useful to stratify the population. जब हम stratification करेंगे तो हमारी sample size reduce हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो wider population थी उसे हमने सब population में divide कर दिया है, stratify कर दिया है, तो यहाँ पर हमें कम sample size लेने रहेंगे। When a population can be appropriately stratified, the aggregate of the sample sizes from the strata generally will be less than the sample size that would have been required to attain a given level of sampling risk had one sample been drawn from the whole population. चलिए, सिंपल एंड नेग्लिजिबल इफेक्ट वाला जो लास्ट पॉइंट था वो सेम है। यहाँ पर 7 एग्जाम्पल दिए हैं, वहां पर 5 एग्जाम्पल्स थे। सिंपल, राइट, तो ये काफी सिमिलर था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के साथ। ये इंपॉर्टेंट है तो आप ये अच्छे से रेडी करिएगा। देन सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग, ये आप एक बार अपने आप पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन सैंपल सिलेक्शन मेथड्स, यहाँ पर हमें अलग अलग 5 मेथड्स दी गई है, राइट, वो 5 सैंपल सिलेक्शन के लिए मेथड्स यूज की जाएगी। रैंडम सैंपलिंग, देन सिस्टमैटिक सैंपलिंग, देन मॉनिटर यूनिट सैंपलिंग, हैफेज़र्ड सैंपलिंग एंड ब्लॉक सैंपलिंग, राइट। चलिए, ये इन डिटेल समझते हैं। ये काफी इजी है, पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, तो अच्छे से करिएगा, ये मजा आएगा। चलिए, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। रैंडम सैंपलिंग, रैंडमली कुछ भी सैंपल को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। उसमें 2 अलग अलग मेथड है, एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगी, उसमें हम पूरे पॉपुलेशन में किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए रैंडम नंबर टेबल्स या फिर रैंडम वाली फॉर्मूलाज है वो एक्सेल वगैरह में लगा सकते हैं, या उसके लिए अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, उसका यूज करेंगे, राइट। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में पहले हम सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देंगे और उसमें रैंडम सैंपलिंग यूज करेंगे। जब जो पॉपुलेशन है वो वाइड रेंज वाली हो तब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग यूजफुल रहेगी। चलिए, रैंडम सिलेक्शन एंश्योर्स दैट ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन और विद इन ईच स्ट्रेटम हैव अ नोन चेंज ऑफ सिलेक्शन. It may involve use of random number tables. Random sampling includes 2 very popular methods which are discussed below. Simple random sampling. Under this method, each unit of the whole population, for example, purchase or a sales invoice, has an equal chance of being selected. It is considered that random number tables are simple and easy to use and also provide assurance that the auditor's bias does not affect the selection. सिंपल रैंडम नंबर सैंपलिंग में कोई बायस नहीं होगा, ऑडिटर का पर्सनल या प्रोफेशनल बायस नहीं आएगा. Each item in a population is selected by use of random number table, either with the help of computer or picking up a number in a random way, maybe randomly from a drum. पर ये randomly from a drum possible नहीं है, वो generally computer system से ही करेंगे. Today random numbers are also generated using various applications on the cell phones like the random number generator. This method is considered appropriate provided the population to be sampled
consist of reasonably similar units and fall within reasonable range, that is it is suitable for a homogeneous population having a similar range. Simple random sampling कब करेंगे? जहां पर homogeneous कैरेक्टरिस्टिक वाले ट्रांजैक्शन ही हो इन द पॉपुलेशन. अगर वो वाइड रेंज वाले होंगे तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करनी पड़ेगी. यहां पर एग्जांपल दिए हुए हैं. The population can be recognized homogeneous if set red receivables balances fall within the range of 55 to 2,25,000 and not in the range of 525 to 10,50,000. अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी रेंज होगी तो वहां पर stratified sampling is advisable. चलिए, stratified sampling. This method involves dividing the whole population to be tested in a few separate groups called strata and taking sample from each of them. Each stratum is treated as if it was a separate population and if proportionate of items are selected from each of this stratum. हर stratum में से कुछ ना कुछ select किया जाएगा, but कितना proportion select करना वो based on materiality हो सकता है. The number of groups into which the whole population has to be divided is determined on the basis of auditor judgment. किस तरह से डिवाइड करना है वो ऑडिटर के जजमेंट के बेसिस पर रहेगा. यहाँ पर एग्जांपल दिया है. In the above case, trade receivable balances may be divided into 4 groups as follow. Balance in excess of 10 lakhs, 775 to 10 lakhs, 550 to 775, 225 to 5 lakhs, 550 and below 225. यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं. From the above groups, the auditor may pick up different percentage of items from each of the group. From the top group, that is balance in excess of 10 lakhs, the auditor may examine all the items. जहां पर 10 लाख से ज्यादा रिसीवेबल के बैलेंसेस हैं वहां पर सारी ही आइटम्स हम चेक करेंगे. From the second group, 25% of the items. From third, 10%. From the lowest group, 2% of items may be selected. और यहाँ पर शायद हो सकता है कि फिफ्थ ग्रुप को हम इग्नोर भी करें. Random sample is chosen from each stratum using random number tables. फिर यहाँ पर जितने परसेंटेज डिसाइड किए उससे हम रैंडम नंबर सैंपलिंग के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, चेक कर सिलेक्ट कर सकते हैं. The reasoning behind stratified sampling is that for highly diversified population, weights should be allocated to reflect these differences. This is achieved by selecting different proportions from each strata. It can be seen that the stratified sampling is simply an extension of a simple random sampling. ये सिर्फ simple random number sampling का एक्सटेंशन ही है. ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. Stratification means dividing heterogeneous diversified population into homogeneous having similar characteristics subpopulation where samples are drawn from each subpopulation. Simple. Therefore, we can say that random selection method is applied through random number generators, for example, random number tables. चलिए, then systematic या फिर interval sampling. उसमें हम एक इंटरवल या एक सिस्टम डिसाइड करेंगे, उस सिस्टम के बेसिस पर चेक करेंगे. मतलब each 5th ट्रांजैक्शन या फिर each 25th, each 100th ट्रांजैक्शन, वैसा सब कुछ चेक करेंगे. Systematic selection is a selection method in which number of sampling unit in the population is divided by the sample size to give a sampling interval, for example 50, and having determined a starting point with the first 50, each 50th sampling unit thereafter is selected. मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है, जो बीच का इंटरवल होगा 50 ट्रांजैक्शन होगा. फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन चेक करेंगे तो 50 करेंगे, देन 100 करेंगे, उस तरह से. या फिर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो अगर 12th है तो 12 में 50 अगर हम ऐड करेंगे तो 62 है, उसमें 50 ऐड करेंगे तो 112 है, वो हमारा सैंपलिंग बनेगा. Although the starting point may be determined haphazardly, the sample is more likely to be truly random if it is determined by use of computerized random number generator or random number tables. जो इंटरवल क्या रखना है और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है, अगर हमने वो हैफेजर्डली या फिर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से यूज किया है तो वो पूरा ही रैंडम हो जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन रहेगा. When using systematic selection, the auditor would need to determine that sampling units within the population are not structured in such a way that the sampling interval corresponds with a particular pattern in the population. पर हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न, मतलब हमें सिस्टमेटिक सिलेक्शन को यूज करने से पहले देखना है कि उनकी अकाउंटिंग में कोई ऐसी पैटर्न नहीं है ना जिस वजह से कुछ चीज हम मतलब सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन चेक करें या फिर कुछ टाइप के ट्रांजेक्शन हमारा मिस हो जाए, ओमिट हो जाए. एग्जाम्पल दिया हुआ है. इफ इन द पॉपुलेशन ऑफ ब्रांच सेल्स पर्टिकुलर ब्रांच सेल्स अकर ओनली एज every 100th item and sampling interval selected is 100, the result would be that either the auditor would have selected all or none of the cells of the particular branch.
अगर वो हर 100 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं और जो ब्रांच सेल है उसका पर्टिकुलर टाइप का सेल है वो 100 ट्रांजैक्शन में ही होता है, तो क्या होगा, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ 1 या फिर 100 है तो हम सारे ही वो सेल्स के ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। बट अगर हमारा जो सैंपलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कोई और है, राइट, फॉर एग्जांपल 75 है, तो सारे ही वो सेल्स के ट्रांजैक्शन इग्नोर हो जाएंगे। तो दोनों ही एडवाइजेबल नहीं है, इसलिए उनकी अकाउंटिंग की जो कोई पैटर्न है तो वो पहले हमें समझनी है, उसके बाद हम इंटरवल या सिस्टमैटिक सैंपलिंग कर सकते हैं। If accountant A is responsible to record all transactions in a particular month and accountant B for next month, if this structure is same throughout the year and the auditor determines as his sample to check every transaction of alternate months, then only one accountant's work is checked by the auditor. That is either accountant A or B, depending upon which month the checking started from. अगर ए और बी दो अकाउंटेंट है और दोनों ही अल्टरनेट मंथ में अकाउंटिंग कर रहे हैं और हमने एज एन ऑडिटर हमने अल्टरनेटिव मंथ का चेकिंग डिसाइड किया, तो या फिर हम ए का चेक करेंगे या फिर बी का चेक करेंगे, दोनों का ही चेकिंग नहीं होगा तो कुछ उसमें मिस होने के चांसेस है। The work of other is overlooked and there could be possibility of material misstatement in the transactions recorded by him. तो जो दूसरे अकाउंटेंट ने चेक किया रिकॉर्ड किया होगा तो वो पूरा ही ओवरलुक हो जाएगा, तो उसमें मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस होंगे, वो हमें नहीं मिल पाएगा, सैंपलिंग रिस्क बढ़ जाएगा। Therefore, systematic sampling when chosen as method should be carefully applied to bring together every type of transaction within its purview. More than one starting point can be considered to minimize such risk. इस रिस्क कम करने के लिए हम मोर देन वन स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं, राइट। ये भी करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ये सारे ही मेथड डिस्क्रिप्टिव करेक्ट इनकरेक्ट सभी में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से करिएगा, काफी सिंपल है। चलिए, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द पॉसिबल नॉन बायर्स थ्रू अ पैटर्न इन द पॉपुलेशन, मोर देन वन स्टार्टिंग पॉइंट मे बी टेकन। द मल्टीपल रैंडम सैंपलिंग पॉइंट इज टेकन बिकॉज इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ इंटरवल सैंपलिंग पैटर्न विद दैट ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग सिलेक्ट। सिंपल। चलिए, थर्ड वन इज मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इन विच सैंपल साइज, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट इन कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट। हम कोई एक मॉनिटरी अमाउंट नक्की कर लेंगे और उसी के बेसिस पर उसके ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे ही चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस, राइट। तो इस तरह से हम चेकिंग कर सकते हैं, सैंपलिंग कर सकते हैं। Haphazard sampling, haphazard selection in which the auditor selects the sample without following a structured technique. Although no structured technique is used, the auditor would nonetheless avoid any conscious bias or predictability. For example, avoiding difficult to locate items or always choosing or avoiding the first or last entries on a page, and thus attempt to ensure that all items in the population have a chance of selection. Haphazard selection is not appropriate when using statistical sampling. हैफाजार्ड सिलेक्शन में कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे, बट कुछ भी सिलेक्शन में भी थोड़ा बायस आ जाता है, उस वजह से वो पूरा ही रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं होंगे, इसीलिए जनरली एडवाइजेबल नहीं है। और ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में नहीं करेंगे। हैफाजार्ड सैंपलिंग हैज नो स्ट्रक्चर अप्रोच, डज नॉट इन्वॉल्व जजमेंट एंड डज नॉट इवन यूज रैंडम नंबर टेबल्स। चलो, ब्लॉक सैंपलिंग जो है लास्ट हमारी मेथड है। ब्लॉक सैंपलिंग में हम कोई एक ब्लॉक डिसाइड करेंगे, पूरे ही 10 ट्रांजैक्शन एक साथ, पूरे ही 50 ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक हम चेक करेंगे। पहले 50 चेक करेंगे, फिर थोड़े से छोड़ देंगे, फिर चेक करेंगे, वहां से 50 चेक करेंगे। This method involves selection of a block or blocks of contiguous items from within the population. Block selection cannot ordinarily be used in audit sampling because most population are structured such that items in a sequence can be expected to have similar characteristics to each other but different characteristics from items elsewhere in the population. जनरली जो ब्लॉक होता है उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स होने के चांसेस हैं, मतलब एक अकाउंटेंट ने ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, एक ही टाइप के परचेज हो, एक ही टाइप का एक्सपेंस हो, ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं। एक ही वेंडर के पास से परचेज या सर्विस ली हो, ऐसे ट्रांजैक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए ब्लॉक सैंपलिंग एडवाइजेबल नहीं है। Although in some circumstances it may be an appropriate audit procedure to examine a block of items, it would rarely be an appropriate sample selection technique when the auditor intends to draw valid inference about the entire population based on the sample. Usually a range of continuous transactions shall have a similar characteristics. Therefore, selection of a group at one time will not give a reasonable basis for opinion on the overall population, as different types of transactions and unusual transactions may not be covered in the group taken all at once. जनरली ऐसा हो सकता है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे, इसीलिए जनरली अवॉइड किया जाता है। फर्दर, इफ द क्लाइंट
has the idea of the block selection pattern of the auditor, then material misstatements and deviations can be easily overlooked by management's practice of recording item. और अगर ऑडिट क्लाइंट को, मैनेजमेंट को पता चल गया कि ऑडिटर है वो ब्लॉक सैंपलिंग कर रहा है, तो वो हो सकता है कि मिसस्टेटमेंट्स को इजीली छुपा सकता है, राइट? उन्हें पता चल गया ऑडिटर की पैटर्न, तो वो कुछ भी गलत कर सकता है. For example, take the first 200 sales invoice from the sales day book in the month of September. Alternatively, take 4 blocks of 50 sales invoice. Therefore, once the first item in the block is selected, the rest of the block follows items to the completion. There is a close similarity between this method and non-statistical sampling. Consequently, it has a similar characteristics, namely simplicity and economy. On the other hand, there is a risk of bias in establishing a pattern of selection which may be noted by the ऑडिटीज. सिंपल. तो 5 मेथड्स थी. रैंडम सैंपलिंग के अंदर 2 सब मेथड्स थी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. देन सेकंड मेथड जो थी, राइट, वो थी सिस्टमैटिक या फिर इंटरवल मेथड. देन थर्ड मॉनिटरी यूनिट मेथड, देन हैफर्ड मेथड एंड ब्लॉक सैंपलिंग, राइट. तो इस तरह से ये 5 सैंपलिंग की मेथड से आपको ये पूछ सकते हैं, काफी इजी, इंपॉर्टेंट थी. फिर हमने सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग रिस्क पढ़ लिया है. अब आ जाइए 7.22 पेज नंबर 7.22 पर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर. अब हमने सैंपल्स कैसे सिलेक्ट करने हैं वो तो सब कुछ देख लिया, सैंपल सिलेक्ट भी कर लिया. अब उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर कैसे करेंगे वो समझते हैं. तो ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड. If the audit procedure is not applicable to the selected items, the auditor shall perform the procedure on a replacement item. अगर कोई भी जो सैंपल्स हमने सेलेक्ट किए हैं उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है, राइट, तब हम रिप्लेसमेंट आइटम्स के ऊपर भी ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं, राइट. इसका जो एग्जांपल है वो आपको 7.23 पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें दिया गया है. मतलब आप ये पॉइंट के बाद इस पॉइंट को समझिएगा. 7.22 पे जो हमने सेकंड पॉइंट देखा, उसके बाद 7.23 पे जो ये फर्स्ट पॉइंट है उसे समझिएगा. An example of when it is necessary to perform the procedure on a replacement item is when a voided check, cancelled check is selected while testing for evidence of payment authorization. हम पेमेंट ऑथोराइजेशन चेक करना था और उसमें गलती से voided मतलब cancelled check सिलेक्ट हो गया, तो हम रिप्लेसमेंट कर देंगे. If the auditor is satisfied that the check has been properly cancelled such that it does not constitute a deviation, an appropriately chosen replacement is examined. A replacement would then mean a proper and valid check through which payment has been made. क्योंकि उसके ऊपर हमारे जो ऑडिट प्रोसीजर करनी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, इसलिए हम रिप्लेस करेंगे, राइट. फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो है वो भी उसी का एग्जाम्पल है. 7.23 का जो ये अभी पॉइंट पढ़ रहे हैं उसका जो लास्ट पॉइंट है. अनदर एग्जांपल ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ सैंपल कुड बी इफ all transactions of computerized cells are being checked. For example, cells recorded through a barcode scanner, and incidentally a sample of manual billing is get selected, then such items can be replaced after adequately checking the correctness of the manual bill with the supporting documents available. अगर हमें कंप्यूटराइज्ड बिलिंग चेक करना है, स्कैनर वगैरह से किया है, बारकोड वगैरह से, और उसमें गलती से मैनुअल बिल हमारे सैंपल्स में आ गया, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे. मैनुअल बिल को पर हमें चेक करना है कि करेक्ट है, उसी के बाद हमें रिप्लेस करना चाहिए. इफ रिप्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल और रीजनेबल अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड. जहां पर ये रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है वहां पर हम कोई और तरीके से ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे. चलिए बाकी के पॉइंट समझते हैं. 7.22 पे जो लास्ट पॉइंट है वो फिर से आ जाइए वहां पर. इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर और suitable alternative audit procedure to a selected item, the auditor shall treat that item as deviation from the prescribed control in the case of test of controls or a misstatement in the case of test of details. जब आप जो आपकी प्रोसीजर है, राइट, वो suitable नहीं है या फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी आप नहीं कर सकते हैं, राइट, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तब आप उससे क्या कहेंगे. अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा तो वो डेविएशन कहलाया जाएगा, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स है तो वो मिसस्टेटमेंट कहलाया जाएगा, जब आप ऑडिट प्रोसीजर ना कर पाए तो. अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम रिप्लेस करेंगे, बट जहां पर अप्लाई नहीं हो सकती है, सुटेबल नहीं है, तो उसे डेविएशन या फिर मिसस्टेटमेंट कहेंगे. उसका जो एग्जांपल है, राइट, वो यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 7.23 पर, उसे पढ़ेंगे. ये दोनों ही पॉइंट उसी के रिलेटेड हैं. An example of when the auditor is unable to apply the designed audit procedure to selected items is when documentation relating to that item has been lost.
जब हमें कोई ऑडिट प्रोसीजर करनी है उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, मतलब मैनेजमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, राइट, लॉस्ट हो गया, तो फिर उसके हम मिसस्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। If the documentation of a sales is lost, like the sales order, record, sales invoice, document for dispatch, etc., then confirmation can be sought from the debtors as per SF 505. अगर कोई भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो नहीं मिल रहा है तो हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा रहे हैं एज पर SF 505. If it is a cash sales, then cash book can be cross verified for the existence of such transaction. और अगर कैश सेल्स है तो वहां पर हम कैश बुक को भी चेक कर सकते हैं। An example of a suitable alternative procedure might be the examination of subsequent cash receipts together with evidence of their source and the items they are intended to settle when no reply has been received response to a positive confirmation request. हमने external confirmation जो ऐसा 505 था उसमें ये चीज पड़ी थी, राइट। अगर हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, उसका रिस्पॉन्स गलत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट चेक किया, कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट चेक कर सकते, सिंपल। और इस अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी अगर एप्लीकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे मिसस्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। चलिए, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट, आगे बढ़ते हैं। तो इन एनालाइजिंग द डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, द ऑडिटर मे ऑब्जर्व दैट many have a common features, for example type of transaction, location, product line और period of time. कई बार डेविएशन या मिसस्टेटमेंट को हम कंसिडर करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन फीचर्स मिलता है, कॉमन लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन, कॉमन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट। In such circumstances, the auditor may decide to identify all items in the population of the population that possess the common feature and extend audit procedure to those items. In addition, such deviation or misstatement may be intentional and may indicate possibility of fraud. और ऐसे जो भी कॉमन फीचर्स वाले ट्रांजैक्शंस है, राइट, पूरे पॉपुलेशन में वो हम सारे ही देखेंगे, उसमें ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर फ्रॉड हो। Therefore, the auditor shall investigate the nature and causes of any deviation or misstatement identified and evaluate their possible effect on the purpose of audit procedure and on areas of the audit. इसीलिए हमें बीइंग एन ऑडिटर देखना है कि ये जो डेविएशन मिसस्टेटमेंट है उसकी इंपैक्ट क्या होगी, क्यों ऐसा हुआ, वो सब कुछ हमें जानना रहेगा। In the extremely rare circumstances when the auditor considers a misstatement or deviation discovered in a sample to be an anomaly, the auditor shall obtain a high degree of certainty that such misstatement or deviation is not representative of the population. Anomaly जो है, राइट, वो जनरली नहीं हुआ है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या ऑब्जर्वेशन मिसस्टेटमेंट है, तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर एनोमली क्या है यह समझाया हुआ है नीचे। एनोमली may be defined as misstatement or deviation that is demonstrably not representative of misstatement or deviation in a population. वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो कोई रीजन है, वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ऐसा कुछ गलत हुआ है, राइट, तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं समझेंगे। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन, मतलब वो जो एनोमली है उसे कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि उसके अलावा जो भी मिसस्टेटमेंट है उसके कितने चांसेस है होने के। The auditor shall obtain this degree of certainty of performing additional audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence that misstatement or deviation does not affect the remainder of the population. जो उसके अलावा हमें सारे ही मिसस्टेटमेंट या डेविएशंस मिले हैं, उसके लिए हम देखेंगे कि क्या ये सारी पूरी पॉपुलेशन में हुआ है या नहीं, राइट। उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि हमें क्या ऑडिट ओपिनियन देना चाहिए। प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स, जो हमें सैंपल्स में मिसस्टेटमेंट मिले हैं उस हिसाब से हम पूरे ही पॉपुलेशन के लिए प्रोजेक्ट करेंगे मिसस्टेटमेंट्स को। The auditor is required to project misstatement for the population to obtain a broad view of the scale of misstatement, but this projection may not be sufficient to determine an amount to be recorded. मतलब हमें पूरे ब्रॉड व्यू लेना रहेगा कि इतना पॉपुलेशन में मिसस्टेटमेंट हो सकता है, राइट, इसीलिए हम प्रोजेक्ट करेंगे, बट एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं चल पाएगी। When a misstatement has been established as anomaly, it may be excluded when projecting misstatement to the population. जब हम प्रोजेक्टिंग करेंगे मिसस्टेटमेंट का फॉर अ पॉपुलेशन, तब हम एनोमली को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं है। However, the effect of any such misstatement, if uncorrected, still needs to be considered in addition to the projection of a non-anomalous misstatement.
बट हाँ फिर भी अनकरेक्टेड जो भी मिस स्टेटमेंट है राइट उसे कंसिडर करना रहेगा, नॉन एनोमलस मिस स्टेटमेंट है उसे कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि कितना पॉपुलेशन में मिस स्टेटमेंट हो सकता है। फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स द ऑडिटर शैल प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट found in the sample to the population, whereas the test of controls no explicit projection of deviation is necessary since the sample deviation rate is also a projected deviation rate of population as a whole. टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में प्रोजेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इटसेल्फ डेविएशन है राइट, वो इटसेल्फ प्रोजेक्शन ही है राइट। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ये एक बार पूरा ही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछा है राइट, सिंपल इंपॉर्टेंट है। Evaluating results of audit sampling. Auditor shall evaluate the results of the sample and whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested. For test of controls, an unexpectedly high sample deviation rate may lead to an increase in the assessed risk of material misstatement unless further audit evidence is substantiating the initial assessment is obtained. तो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे उसमें डेविएशन रेट अगर ज्यादा है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी जो हमने असेस किया था वो बढ़ जाएगा और उसके लिए शायद हमें ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर करनी रहेगी। फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड अनएक्सपेक्टेड हाई मिसस्टेटमेंट अमाउंट इन अ सिंपल सैंपल may cause the auditor to believe that a class of transaction or account balance is materially misstated in the absence of further audit evidence that no material misstatement exists. जनरली टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे तो हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शन है या जो बैलेंस है उसमें मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। हाँ, पर अगर कोई ऐसा एविडेंस हमें मिल रहा है कि जिससे पता चल रहा है कि नहीं मिसस्टेटमेंट नहीं है, उसके अलावा हम क्या सोचेंगे कि इसमें मिसस्टेटमेंट है। In the case of test of details, the projected misstatement plus anomalous misstatement, if any, is the auditor's best estimate of misstatement in the population. जो सैंपल के बेसिस पर हमें मिसस्टेटमेंट मिले हैं उसमें से हम प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट करेंगे कि पॉपुलेशन में कितने मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, प्लस एनोमलस मिसस्टेटमेंट है उसे कंसीडर करेंगे, देखेंगे कि कितने मिसस्टेटमेंट है इन टोटल। When the projected misstatement plus anomalous misstatement, if any, exceed tolerable misstatement, the sample does not provide a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested. The closer the projected misstatement plus anomalous misstatement is to tolerable misstatement, the more likely that actual misstatement in the population may exceed tolerable misstatement. तो ये जो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमलस मिसस्टेटमेंट है वो टोलरेबल रेट से अगर बढ़ गए हैं तो मतलब सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब कि हमें रीजनेबल कंक्लूजन नहीं मिला है, शायद हमें ज्यादा चेक भी करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमलस मिसस्टेटमेंट है वो टोलरेबल मिसस्टेटमेंट से काफी करीब है राइट, क्लोज है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल में जो पॉपुलेशन में जो मिसस्टेटमेंट है वो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट होंगे वो टोलरेबल मिसस्टेटमेंट से ज्यादा हो गए होंगे, तब भी हमें देखना पड़ेगा सैंपल के बजाय हमें पॉपुलेशन में चेक करना पड़ेगा कि मिसस्टेटमेंट्स कितने हैं। Also, if the projected misstatement is greater than auditor's expectation of misstatement used to determine the sample size, the auditor may conclude that there is an unacceptable sampling risk that the actual misstatement in the population exceed the tolerable misstatement. ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन है जो मिसस्टेटमेंट के लिए, तो उसमें हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो प्रोजेक्शन वगैरह कर रहे हैं उसमें ये भी चांसेस है राइट कि सैंपलिंग रिस्क हो सकता है, टोलरेबल मिसस्टेटमेंट से ज्यादा एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट हो। Considering the results of other audit procedure helps the auditor to assess the risk that the actual misstatement in the population exceeds tolerable misstatement and the risk may be reduced if additional audit evidence is obtained. हम उसके लिए क्या करेंगे, अनदर या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करेंगे और दूसरे ऑडिट एविडेंसेस से हमें मिल सकता है कि ये रिस्क है या नहीं, उसमें कितने मिसस्टेटमेंट्स हैं। In case the auditor concludes that audit sampling has not provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested, the auditor may request management to investigate misstatements that have been identified and the potential for further misstatements. जहां पर हमें लगेगा कि मिसस्टेटमेंट से हमें जो रीजनेबल बेसिस नहीं मिल रहे हैं तो हम मैनेजमेंट को कहेंगे कि भाई आप लोग चेक कीजिए कि इसमें मिसस्टेटमेंट है या नहीं और कोई भी मिसस्टेटमेंट होने के कितने चांसेस है, एंड टू मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स और टेलर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ दोस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बेस्ट अचीव द रिक्वायर्ड एश्योरेंस। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर या फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर चेक करेंगे ताकि हमें रीजनेबल एश्योरेंस पर हम आ सके और कंक्लूजन पर आए और हम ऑडिट ओपिनियन दे सके। For example, in case of a test of controls, the auditor might extend the sample size, test an alternative control, or modify related substantive procedure. Simple.
तो ये था हमारा ऑडिट सैंपलिंग का चैप्टर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया SF 530 ऑडिट सैंपलिंग। छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा टेक्निकल है, राइट, पर आ सकता है इसमें से 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 to 5 मार्क्स वैसे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, बट ऐसे ही छोटे छोटे मार्क्स अगर आप कवर अप करेंगे तो आपको पास होने एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये सारे ही चैप्टर्स जो है, क्योंकि ये जनरली स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। तो आई एडवाइस कि आप ये सारे चैप्टर्स अच्छे से करके जाए, राइट। चलिए अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी एसएस हमने पढ़े हैं उस सारे ही एसएस के नाम एक बार फटाफट याद कर लेते हैं। essay 200 overall objectives of independent auditor and conduct of an audit in accordance with the standards on auditing. essay 210 agreeing the terms of audit engagement. essay 220 quality control for an audit of financial statement. essay 230 audit documentation. ये essay 200 की सीरीज के 4 एसेस हमने किए हैं ऑलरेडी। essay 500 की सीरीज में हमने बहुत सारे एसेस किए हैं, right? First essay 500 audit evidence, then essay 501 audit evidence, select specific consideration for selected items, then essay 505 external confirmation, essay 510 initial audit engagements, opening balances, essay 520 analytical procedure, essay 530 audit sampling, essay 550 related parties, essay 560 subsequent events, essay 570 going concern and essay 580 return representation. ये 10 एसेस हमने 500 की सीरीज के कर लिए हैं, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, या फिर आपके सजेशंस है, रिव्यूज हैं, राइट, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। किसी चीज के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। सो हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 2, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिवीजन वीडियोस। थैंक यू सो मच।